बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है सेल साइकिल। और जो सेल साइकिल है उसके अंदर आपको पता है कि इंटरफेज और माइटोटिक फेज है बेसिकली। और उसको इसको देखने से पहले हमारे पास हमें एक डिफरेंस पता होना चाहिए कि माइटोसिस और मियोसिस का क्या डिफरेंस है। जो माइटोसिस है वो आपको पता है कि टू एंड सेल होता है 46 क्रोमोसोम। और जो नए बनने वाले सेल हैं वो भी टू एन होते हैं। जबकि मियोसिस में ये होता है कि टू एन से 46 क्रोमोसोम से जो नए बनने वाले सेल होते हैं वो 23 रहते हैं, एन रहता है, वन एन रहता है। तो पहला डिफरेंस ये है कि टू एन से टू एन रहता है माइटोसिस में। 46 क्रोमोसोम से नए बनने वाले सेल भी वही उसी तरह से डिप्लॉयड ही होते हैं। जबकि जो मियोसिस है उसके अंदर डिप्लॉयड से हैप्लॉयड होते हैं, यानी कि उनके अंदर क्रोमोसोम हाफ हो जाता है। और इसमें इसकी एक ही डिवीजन होती है, यानी कि माइटोसिस एक ही होती है। जबकि मियोसिस मियोसिस वन भी होती है, मियोसिस टू भी होती है, तो इनकी दो डिवीजन्स होती है। तो और दूसरा इसमें माइटोसिस और मियोसिस में डिफरेंस ये है कि जो डॉटर सेल बनते हैं वो जेनेटिकली एक जैसे ही होते हैं जो माइटोसिस में। और जो डॉटर सेल बनते हैं मियोसिस में वो जेनेटिकली डिफरेंट होते हैं। और इनमें क्रोमोसोम 46 होते हैं डॉटर सेल में, माइटोसिस में, और इसमें 23 क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम्स आपस में अलाइन होते हैं माइटोसिस के अंदर, और इनमें जो होमोलोगस पेयर होता है, पेयर की फॉर्म में वो अलाइन होते हैं। और ये नॉर्मली ग्रोथ और रिपेयर के लिए नॉर्मल जो हमारी ग्रोथ हो रही है वो माइटोसिस के जरिए हो रही है। और मियोसिस जो है वो सेक्स सेल्स में होते हैं, एग व स्पर्म के अंदर। तो ये चार पांच डिफरेंसेस हैं जो माइटोसिस और मियोसिस के अंदर किए जाते हैं। और इनमें सिमिलैरिटीज क्या है? सिमिलैरिटीज में ये है कि पहली बात ये है कि दोनों टू एंड से स्टार्ट हो, ये भी ये भी टू एंड से स्टार्ट हो, तो डिप्लॉयड से स्टार्ट हो। और इनको पहले इनको परफॉर्मेंस से पहले, इनकी माइटोसिस या मियोसिस होने से पहले डीएनए रेप्लिकेशन होती है दोनों में। और बेसिक स्टेप के नेम उसी तरह से सेम है एज जैसे माइटोसिस में है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। इसी तरह इसके अंदर भी सेम स्टेप्स हैं। और दोनों में सेल्स नहीं बनते हैं, इसमें भी बनते हैं और इसमें भी बनते हैं। तो ये तीन चार सिमिलैरिटीज हैं और तीन चार डिफरेंसेस हैं जो हमें पता होने चाहिए माइटोसिस को आगे फर्दर पढ़ने से पहले। तो जो माइटोसिस है या आपका जो सेल साइकिल है उसके अंदर दो फेजेस हैं। एक आपका इंटरफेज है और एक माइटोटिक फेज है। अगर हम माइटोसिस अभी पढ़ रहे हैं तो माइटोसिस का जिक्र यहाँ पे आएगा। पहले इसका है इंटरफेज, यानी कि यहाँ से लेकर आप देखें G1, यहाँ से लेकर फिर है एस फेज, फिर है G2 फेज, और फिर होता है माइटोटिक फेज, एम फेज। तो ये जो यहाँ से यहाँ तक का फेज है ये इंटरफेज है, जिसमें G1 भी आ रही है, एस भी आ रहा है, G2 भी आ रहा है, और जी नॉट भी होता है इसके अंदर। वो भी बताते हैं आपको जी जी नॉट क्या होता है। और जो रह गया वो माइटोटिक फेज है, वो ये है इतना, ये माइटोटिक फेज है। तो इसके आगे फेजेस हैं प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज और साइटोकाइनेसिस। तो ये इसके फर्दर आगे फेजेस हैं। अब पहले बात कर लेते हैं कि G1 फेज। जो G1 फेज है इसमें क्या हो रहा है? इसमें बेसिकली सेल ग्रो करता है। सेल जो है वो ग्रो करता है, बड़ा होता है थोड़ा सेल, उसके अंदर आरएनए और प्रोटीन्स बनती। फिर अगला फेज है जी नॉट। जो जी नॉट है, जी नॉट पे कुछ सेल ऐसे होते हैं जो अपने आप को जी नॉट में या रेस्टिंग फेज में ले जाते हैं, खुद को रेस्टिंग फेज में रख लेते हैं। वो आगे डिफ्रेंशिएट नहीं होते, ना ही वो डिवाइड होते। जैसे न्यूरॉन सेल हमारे अंदर नर्व्स होती हैं, वो आगे डिवाइड नहीं होते, तो वो जी नॉट फेज में रहते हैं। तो पहला फेज था G1 फेज, जिसके अंदर सेल ग्रो करता है, आरएनए और प्रोटीन बनाती है, सेल का साइज इंक्रीज होता है। फिर है जी नॉट फेज। जी नॉट का मतलब है कि रेस्टिंग फेज। उसके बाद आगे चले जाएं तो वो हमारे पास आ जाता है G1। यहाँ पे जो G1 है इससे आगे यहाँ पे एक चेक पॉइंट, कि जो आपकी ग्रोथ हुई है उसको चेक किया जाए कि वो आगे उसमें कोई इशू तो नहीं हुआ।
नहीं, अगर वहाँ पे कोई इशू उसको नज़र आ गया चेक पॉइंट में, जैसे चेक करिए, चेकिंग है यहाँ पे, पूरा चेक एंड बैलेंस मौजूद है कि अगर कोई भी चीज़ यहाँ पे ख़राब हुई है और इन्वायरमेंट अगर सूट नहीं कर रहा आगे ग्रोथ के लिए या सिंथेसिस के लिए, तो वो यहाँ पे ही उसको रोक देगा, इससे आगे नहीं जाएगी, तो यहाँ पे ही रुक जाएगी चेक पॉइंट पे अगर कोई मसला होगा। तो G1 के बाद भी चेक पॉइंट है, आप देखें तो G2 के बाद भी माइटोसिस में जब जाता है तो यहाँ भी चेक पॉइंट होता है। तो यहाँ पे चेक पॉइंट आ गया जिसने बताया कि ग्रोथ, जो यहाँ पे कोई ऐसा सूटेबल इन्वायरमेंट नहीं है जो ग्रोथ जो इसकी माइटोसिस होनी चाहिए, तो ये इसको यहाँ पे रोक देगा। उसके बाद आ गया हमारे पास एस फेज। जो एस फेज है बेसिकली, इसके अंदर जो है डीएनए जो है ना, वो रेप्लिकेट करता है एस फेज के अंदर, और उसके अंदर इसमें सेंट्रियोल्स और जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो इसमें प्रॉपर स्पिंडल फाइबर जो सारी चीज़ें इसमें बन रही होती है सेंट्रियोल्स का। सिंथेसिस है बेसिकली, ये सिंथेसिस हो रही है, और डीएनए जो है वो चूंकि एक से दो सेल बने हैं तो इसके लिए वो अपने आप को, डीएनए भी अपने आप को रेप्लिकेट कर रहा है। उसके बाद अगला है G2 फेज। पहला G1 हमने देखा, फिर G0 देखा, फिर यहाँ पे चेक पॉइंट देखे, फिर एस फेज देखा, फिर आगे आ गया G2 फेज आ गया। G2 के अंदर फिर सेल क्या है, सिंथेसिस जो आपकी हुई है, जो डीएनए ने पीछे सिंथेसिस की है एस फेज में और माइटोसिस में आगे जाना है, तो उसमें ग्रोथ के लिए कुछ प्रोटीन्स चाहिए, न्यू प्रोटीन्स चाहिए, और सेल को थोड़ा सा और ग्रो करना है ताकि आगे वो डिवीजन कर सके। तो ये यहाँ पे प्रिपेयर करता है अपने आप को, सेल का साइज और थोड़ा सा इंक्रीज होता है और उसमें न्यू प्रोटीन्स बनती हैं G2 फेज के अंदर। यहाँ पे भी प्रोटीन बन रही है, साइज इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे भी प्रोटीन बन रही है और साइज इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे डीएनए का जो है वो रेप्लिकेट कर रहा है। अब यहाँ से आगे जाएगा, यहाँ पे फिर चेक पॉइंट, ये चेक पॉइंट आया है जिसने क्या किया, ये चेक किया कि ये पीछे वाला सारा काम ठीक हुआ है और आगे सूटेबल इन्वायरमेंट है और इतनी सारी चीज़ें मौजूद हैं कि माइटोसिस हो सके, तो ये चेक पॉइंट यहाँ पे है। अगर यहाँ पे भी कोई इशू आ गया तो ये यहाँ पे उसको रोक देगा, आगे माइटोसिस नहीं कराएगा। तो ये यहाँ पे भी चेक पॉइंट नेचर ने रखा, एक चेक पॉइंट यहाँ पे भी है, एक चेक पॉइंट यहाँ पे भी है, ताकि सेल ग्रोथ को देखा जा सके कि वो सही है। अगर यहाँ पे कोई म्यूटेशन वगैरह इसमें हो तो ये इधर ही रोक देता है, आगे सेल को ग्रो नहीं करने देता। ये यहाँ तक हमने देखा, ये सारा था इंटरफेस, ये यहाँ से लेके ये सारा इंटरफेस था। अब आगे चले जाएंगे हम फिर, जो हमारे पास है वो माइटोटिक फेज, जो माइटोसिस है, इसमें अब सबसे पहला फेज है प्रोफेज। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज और साइटोकाइनेसिस, ये इसके फेजेस। पहला फेज इसमें आ गया आपके पास, वो है कि प्रोफेज। हम इसके अंदर, ये आप देखें स्पिंडल फाइबर्स जो हैं ये इसमें जन बनना शुरू हो जाते हैं, और ये स्पिंडल फाइबर्स इसके अंदर बन रहे हैं और माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, बड़ी सैंपल होती हैं स्पिंडल फाइबर्स के। तो पहला फेज है प्रोफेज, जो अपने आप को G2 के बाद पहला फेज आता है प्रोफेज का, उसके अंदर स्पिंडल फाइबर्स जनरेट बनना शुरू होते हैं, सेंट्रियोल्स वगैरह शुरू होते हैं। उसके बाद आगे जो है, जो क्रोमास, जो आपके क्रोमाटिड्स हैं वो कंडेंस होते हैं क्रोमोसोम में और आइडेंटिकल क्रोमाटिड्स बनाते हैं, एक जैसे जो है वो एक दूसरे से मिलके, ये देखें येलो वाले येलो से मिल रहे हैं, रेड वाले रेड से, पिंक वाले पिंक से, तो ये उनके साथ मिलके क्रोमाटिड कंडेंस हो के आपके क्रोमोसोम बना रहे हैं और आइडेंटिकल क्रोमाटिड्स आपस में जुड़ जाते हैं यहाँ। ये भी प्रोफेज के अंदर होता है। तो उसके बाद आ जाता है, एक है प्रो मेटाफेज। मेटाफेज से पहले प्रो मेटाफेज होता है। इसके अंदर आप क्या देखें, आप देखें वो जो आपके सेंट्रियोल्स डेवलप होना शुरू हो जाते हैं यहाँ पे, और वो स्पिंडल फाइबर्स के साथ जुड़ना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है वो सेंटर से टूटती है, उसके साथ स्पिंडल फाइबर जुड़ते हैं, और वो फिर क्या होते हैं, सेंट्रोसोम, जो आपका सेंट्रोमेर है या सेंट्रोसोम है, वो भी वहाँ पे डेवलप होना शुरू हो जाता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है मेटाफेज। मेटाफेज के अंदर वो मेटाफेजिक प्लेट बनती है, ये एक सेंटर में अलाइन होना शुरू हो जाते हैं,
क्रोमोसोम सेंटर में अलाइन होना चाहते हैं, जिसे कहते हैं मेटाफेजिक प्लेट। ये प्लेट बनाते हैं। वो स्पिंडल्स जो हैं, जो सेंट्रोमेयर से एक साइड से जुड़े हुए हैं, और वो क्या करेंगे, ये जो आपके स्पिंडल फाइबर्स हैं वो इसको अलाइन कर देंगे सेंटर में जो आपके क्रोमोसोम्स हैं। उसके बाद आ जाएगी एनाफेज। और बाज़ का ऐसा होता है कि अगर यहाँ पे वो सेंटर में अलाइन ना हो स्पिंडल फाइबर्स के साथ, तो आगे माइटोसिस यहाँ पे भी, अगर वो सेंटर में प्रॉपर अलाइन ना हो, तो अगर यहाँ पे अलाइन होंगे तो वो आगे फर्दर प्रोसीड होगा, अगर नहीं होंगे तो ये नॉर्मल शेप बनना शुरू हो जाएगी आगे से। तो अगर यहाँ पे अलाइन हुए हैं तो ही आगे जो अगला आपका प्रोसीजर है वो आगे स्टार्ट होगा, अगर नहीं होंगे तो वो आपकी माइटोसिस आगे स्टार्ट नहीं होगी, यहाँ पे ही रुक जाएगी। उसके बाद है एनाफेज। अब क्या हुआ, जो सेंटर में जुड़े थे ये ये यहाँ से दो हिस्सों में टूटना शुरू हो जाएंगे, और ये मूव करना शुरू करेंगे आप ऑपोजिट पोल्स की तरफ। स्पिंडल फाइबर जो है ये शॉर्ट होना शुरू हो गए, ठीक है। काइनेटोकोर्स हैं वो भी सेपरेट होने से, और जो आपके क्रोमाटिड्स हैं वो इनको अपने ऑपोजिट पोल्स की तरफ खींचे। तो ये इसके अंदर एनाफेज के अंदर हो रहा है। फिर आपके पास क्या होगा, जो टीलोफेज है उसमें क्या हुआ, ये देखें, ये इस साइड पे सारे मूव करके चले गए, ये दूसरी साइड पे मूव करके डॉटर क्रोमोसोम जो है वो आपस में एक दूसरे के पोल पे चले गए, और जो स्पिंडल फाइबर है वो डिसअपियर होना शुरू हो गए, और जो न्यूक्लियाई हैं वो यहाँ पे बनना शुरू हो जाएंगे। फिर क्या होगा, साइटोकाइनेसिस, यानी कि साइटोप्लाज्म भी टूटेगा सेंटर से दो हिस्सों में, और ये एक सेल पैदा हो जाएगा, दूसरा सेल पैदा। तो ये साइटोकाइनेसिस एंड वाला जो फेज है। अब दो सेल नहीं बन गए, एक से दो सेल नहीं बन गए, ये आगे अगर इनकी माइटोसिस होनी है तो ये दोबारा G1 में जाएंगे, इसी तरह फिर अगला साइकिल नया कंप्लीट है। तो ये माइटोसिस के फेजेस थे, इंटरफेज और माइटोटिक फेज, यानी कि सेल साइकिल के फेज थे बेसिकली। सेल साइकिल में इंटरफेज और माइटोटिक फेज। तो माइटोसिस के अंदर प्रोफेज, प्रोमेटाफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज और साइटोकाइनेसिस। तो ये माइटोसिस।